कोरोना के पेंडेमिक में स्वस्थ शरीर का और व्याधि क्षमत्व का महत्व क्या है, इसका एहसास हम सबको भली भांति हो चुका है। आजकल के ज़माने में जहाँ खाने पीने की चीज़ की क्वालिटी का कोई भरोसा नहीं, खाने पीने का कोई समय नहीं रहा, मानसिक तान तनाव अपनी चरम सीमा पर है, सुकून की नींद तो मानो एक सपना जैसा रह गया है। इस जमाने में अपनी व्याधि क्षमत्व को बरकरार रखना एक चुनौती से कम नहीं है और इस चुनौती को स्वीकार करने के हेतु हमें अपने शास्त्र का यानी 5000 साल पुराने आयुर्वेद शास्त्र का और पंचकर्म का सहारा लेना अनिवार्य हो गया है। आजकल जो डिटॉक्स के नाम से फेमस है, वह पंचकर्म क्या है, किसे कहते हैं, पंचकर्म किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, पंचकर्म करने में कितना समय लगता है, उसका मूल्य कितना है, पंचकर्म के क्या फायदे हैं और पंचकर्म करने के लिए क्या हमें छुट्टी लेनी जरूरी है, क्या सभी पंचकर्म सभी को करने चाहिए। अगर आप इन सवालों के सही जवाब चाहते हैं तो कृपया ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रसाद वैद्य गोरेगांव मुंबई में गए 22 साल से अपनी आयुर्वेदिक और पंचकर्म की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमारे पास कई बार ऐसे पेशेंट आते हैं कि जो हमें कहते हैं कि हमें 5 या 7 दिन की छुट्टी है और हमें पूरा पंचकर्म करना है। जब उन्हें पूछा जाता है कि पंचकर्म यानी आपको क्या करना है, तो बहुत बार हमें यही जवाब मिलता है कि पंचकर्म यानी सर्वांगभ्यम या फिर शिरोधरा। हालांकि इन दोनों का पंचकर्म में समावेश नहीं होता। तो ये पंचकर्म क्या है, यह अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। मेरे पहले 2 वीडियो की तरह भी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा यानी करीब 12 से 15 मिनट का हो गया है, लेकिन इस वीडियो में आपके पंचकर्म के संबंधी जो भी कोई प्रैक्टिकल सवाल है, उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश की गई है, तो इसे अंत तक जरूर देखें। पंचकर्म क्यों करना चाहिए? हम सभी लोग साल में कम से कम एक बार ईद या दिवाली के पहले अपने घर की साफ सफाई या मरम्मत जरूर करते हैं। हम सभी लोग साल में कम से कम 1 या 2 बार तो अपनी गाड़ी की सर्विसिंग जरूर कर लेते हैं, जिससे पूरे साल भर अपनी गाड़ी बिना किसी प्रॉब्लम के चलती रहे। लेकिन हम सभी लोग अपने शरीर के सर्विसिंग के बारे में कभी भी नहीं सोचते, क्योंकि शायद अपनी यह सोच है कि अपने को यह शरीर मुफ्त में मिला है तो उसे सर्विसिंग की क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर हम व्याधि के मेंटेनेंस के तौर से अपने शरीर का मूल्य निकालने की कोशिश करें तो हार्ट के कम से कम एक आर्टरी के एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास के लिए 3 से 6 लाख रुपए, अपने घुटनों की सर्जरी का कम से कम 3 से 6 लाख रुपए, अगर हम लोग फेफड़े की या फिर लीवर की सर्जरी करना चाहे तो कम से कम 50 लाख रुपए, अगर अपने मस्तिष्क की एक आध आर्टरी भी खराब हो गई तो उसके स्टेंट बिठाने के लिए कम से कम 5 से 10 लाख रुपए, अगर अपने स्पाइन का एक आध वर्टिब्रा भी खराब हो गया तो उसके लिए कम से कम 2 से 4 लाख रुपए। इसी तरह अगर हम गिनते जाए तो अपने शरीर का मूल्य 5 से 10 करोड़ से कम तो जरूर नहीं होगा, लेकिन हमें यह शरीर भगवान ने बिना कुछ मूल्य के यानी फ्री में बांटा है। शायद इसीलिए हमको इसकी कोई कदर नहीं है। पंचकर्म यानी क्या? आयुर्वेद में चिकित्सा के 2 विभाग किए गए हैं। पहला विभाग है शमन और दूसरा विभाग है शोधन। मान लीजिए कि अगर मुझे एसिडिटी की तकलीफ है, खट्टे डकार या जलन ऐसी तकलीफ होने पर मैं अपने नज़दीक के चिकित्सक के पास जाके उसके पास से दवाई ले लूँगा और उससे मुझे 1 या 2 दिन में अच्छी राहत मिल जाएगी। इसे ही शमन कहते हैं। लेकिन यही तकलीफ मुझे हफ्ते में 2 बार या फिर हर 2 दिन बाद या 3 दिन बाद सताने लगे तो मुझे निश्चित ही ऐसी कोई चिकित्सा पद्धति का या चिकित्सा क्रिया का अवलंब करना चाहिए जिससे यह तकलीफ जड़ से मिट जाए। इसी को शोधन कहते हैं। पंचकर्म इसी शोधन प्रक्रिया का एक अविभाज्य अंग है। पंच यानी 5 और कर्म यानी क्रियाएं, तो पंचकर्म ऐसी 5 क्रियाओं का समूह है जिससे शोधन किया जाता है। उनका नाम है वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण। क्या पंचकर्म करने के लिए 5 कर्म करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। बहुत लोगों की ऐसी गलत धारणा है कि पंचकर्म करते समय 5 या सभी कर्म करना जरूरी है। मान लीजिए अगर मैं दिल्ली से मुंबई आना चाहता हूँ तो मैं वाया अहमदाबाद आ सकता हूँ, वाया वडोदरा आ सकता हूँ, वाया भोपाल आ सकता हूँ या फिर वाया कलकत्ता भी आ सकता हूँ। वैसे ही स्वस्थ शरीर पाने के लिए यह 5 मार्ग बताए गए हैं जिसे हम पंचकर्म कहते हैं। रक्तमोक्षण छोड़ के पंचकर्म के बचे बाकी 4 कर्म संपूर्ण शरीर की बीमारी में काफी अच्छा लाभ देते हैं। नस्य गले के ऊपर के विभाग के व्याधियों के लिए, जैसे बार बार होने वाली सर्दी, नाक की हड्डी बढ़ना, साइनोसाइटिस या आंखों की बीमारी जिसमें चश्मे का नंबर बार बार बढ़ना, आंखों की रोशनी कम होना, इन सभी में काफी अच्छा लाभ देता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में तो नस्य का काफी अच्छा उपयोग देखा गया है।
अंतस्रावी ग्रंथियों की बीमारी में जैसे थायराइड हो, पीसीओडी हो या फिर डायबिटीज हो, इनमें भी नस्य का बहुत अच्छा लाभ देखा गया है। सोराइसिस, एक्जिमा और बार बार आने वाले चर्म रोग जैसे फंगल इन्फेक्शन, इनमें वमन विरेचन से शुद्धि करने के बाद में बहुत अच्छा लाभ दिखाई देता है। अस्थमा जैसे बीमारियों में वमन के बाद में अटैक्स आने की प्रक्रिया बहुत कम होती है। पेट की बीमारियों में जैसे अपचन, एसिडिटी, गैस होना, पेट फूगना, इन सभी बीमारियों में विरेचन काफ़ी अच्छा कारीगर साबित होता है। हड्डियाँ कमज़ोर होना, हड्डियों में दर्द होना, सायाटिका, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, ऐसी बीमारियों में बस्ती का उपयोग बहुत अच्छा देखा गया है। स्थानिक रक्तमोक्षण, जहाँ पे कोई दाग हो जैसे एक्ने या फिर पिंपल के स्कार हो, इनमें या फिर वेरिकोज वेन हो, इनमें रक्तमोक्षण करके काफ़ी अच्छा और तुरंत लाभ मिलता है। पंचकर्म को कितना समय लगता है? जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि सभी को पंचकर्म के 5 कर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पंचकर्म में से जो प्रमुख 2 कर्म है, वमन और विरेचन, उनको 3 स्टेज में किया जाता है। पहला स्टेज है पूर्व कर्म, दूसरा है प्रधान कर्म और तीसरा है पश्चात कर्म। अगर हम सामान्य शोधन और मध्यम कोष्ठ और मध्यम शुद्धि को ध्यान में रखें तो वमन और विरेचन को क्रमशः 12 और 13 दिन लगते हैं। बस्ती को 7 से 14 दिन और रक्तमोक्षण को केवल 1 ही दिन काफी होता है। नस्य को 7 दिन लगते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रख के आपका चिकित्सक आपके व्याधि के अनुसार पंचकर्म में से कोई भी 1, 2 या फिर 3 कर्म करने का सुझाव दे सकता है। बहुत कम बार ऐसे देखा गया है कि पंचकर्म के 5 कर्म करने की जरूरत पड़ती है। क्या पंचकर्म करने के लिए लंबी छुट्टी लेने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। जैसे हम पहले देख चुके हैं कि वमन और विरेचन को क्रमशः 12 और 13 दिन लगते हैं, लेकिन इसका जो प्रधान कर्म है उसे केवल 1 ही दिन काफी है। तो इस प्रधान कर्म करने के लिए आप अपने चिकित्सक से बात करके प्लान करके आपको जिस दिन छुट्टी है उस दिन या फिर वीकेंड के दिन यानी शनिवार और इतवार के दिन यह कर्म जरूर कर सकते हैं। नस्य और बस्ती, इनको केवल आधा से 1 घंटा लगता है, तो आप इसे हर रोज आपके चिकित्सक के निर्देशानुसार प्लान करके कर सकते हैं। रक्तमोक्षण को अभ्यंग के साथ में केवल 1.5 से 2 घंटा लगता है, तो आप यह वीक के कोई भी दिन प्लान करके जरूर कर सकते हैं। हाँ, पंचकर्म करते समय इन 3 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज, पंचकर्म करते समय आप जहाँ पे रहते हैं या फिर आपका चिकित्सक जहाँ पे रहता है उस क्षेत्र से दूर न जाए। अगर किसी कारणवश आपको जाना ही पड़े तो चिकित्सक के अनुमति बिना या चिकित्सक के जानकारी बिना न जाए। पंचकर्म करते समय कृपया 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर खुद ना चलाएं। 4 व्हीलर चलाने के लिए आपके किसी दोस्त को या फिर ड्राइवर को रिक्वेस्ट करें। दूसरी बात, पंचकर्म करते समय यह ध्यान रहे कि आप किसी शारीरिक या मानसिक तान तनाव में नहीं हो। जैसे अकाउंट में काम करने वाले व्यक्तियों को मार्च या सितंबर एंड को काफ़ी शारीरिक या मानसिक तान तनाव से गुजरना पड़ता है, तो अकाउंट में काम करने वाले व्यक्ति पंचकर्म करने के लिए कृपया मार्च या सितंबर का महीना ना चुने। तीसरी बात, पंचकर्म करते समय आपके खाने पीने की चीज़ों के ऊपर काफ़ी ध्यान दें। बाहर की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, मैदा युक्त चीज़ें जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, ब्रेड, इन सबको ना खाएं। पंचकर्म करते समय अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो पंचकर्म के सभी फायदे आपको ज़रूर मिल जाएंगे। ध्यान रहे कि पंचकर्म कोई सर्जरी से कम नहीं है इसमें, लेकिन सर्जन भी आप हो और पेशेंट भी आप, तो इन सभी चीज़ों का अगर आप निष्ठापूर्वक पालन करेंगे तो पंचकर्म के सभी फायदे आपको ज़रूर मिल जाएंगे। पंचकर्म किसे करना चाहिए? पंचकर्म हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जो चाहता है कि वह स्वस्थ, आनंदी और निरोगी जीवन दीर्घकाल तक व्यतीत करे। पंचकर्म किसे करना चाहिए यह देखने के लिए हम इसे 2 विभाग में विभाजित करते हैं। पहला व्यक्ति है स्वस्थ और दूसरा है व्याधित। स्वस्थ व्यक्ति के भी 2 विभाग होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने आप के लिए स्वस्थ, निरोगी और दीर्घकाल जीवन व्यतीत करने के लिए पंचकर्म करना चाहता है तो उसे जरूर करना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति को कौन से ऋतु में कौन सा पंचकर्म करना चाहिए इसका भी शास्त्र में वर्णन किया गया है। स्वस्थ व्यक्ति को मार्च अप्रैल में यानी वसंत ऋतु में वमन, वर्षा ऋतु में यानी जून, जुलाई, अगस्त में या फिर जिसे हम प्रावरुट कहते हैं उस ऋतु में बस्ती और शरद ऋतु में यानी अक्टूबर, नवंबर में विरेचन करना चाहिए। यह करने से पूरा साल वह निरोगी व्यतीत कर सकता है। दूसरे विभाग में स्वस्थ व्यक्ति अगर दूसरे किसी को स्वस्थ रखना चाहे तो वह भी पंचकर्म जरूर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर माता पिता चाहते हैं कि अपने होने वाली संतति स्वस्थ, निरोगी और दीर्घकालीन जीवन व्यतीत करे तो उन्हें प्रेगनेंसी के पहले प्लान करके पंचकर्म कर लेना चाहिए।
अब हम दूसरी भाग की तरफ देखते हैं कि कौन से व्याधियों में पंचकर्म करने से फायदा होता है। वैसे तो सभी व्याधियों में पंचकर्म का निश्चित तौर से जरूर फायदा होता है। उदाहरण के तौर पर हम इस श्लोक को देखेंगे। इसमें बताया गया है कि कौन से व्याधियों में पंचकर्म करना जरूरी है। इस श्लोक को समझने के हेतु इस श्लोक में बताए गए व्याधियों को हमने सिस्टम के हिसाब से बांटा है। अगर आप देखेंगे तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि पंचकर्म सभी सिस्टम के व्याधियों में बहुत अच्छा फायदा देता है। उदाहरण के तौर पर हम 3 व्याधियों को देखते हैं जिन व्याधियों के रोगी आजकल के ज़माने में बहुत दिखाई देते हैं। सबसे पहली है स्थूलता या फिर ओबेसिटी। स्थूलता चाहे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम से हो या फिर पीसीओडी जैसे हार्मोनल प्रॉब्लम से हो, दोनों में पंचकर्म बहुत अच्छा लाभ देता है। दूसरी व्याधि है निद्रानाश। आजकल के यंग जनरेशन में निद्रानाश या व्याधि बहुत दिखाई देती है। निद्रानाश में भी पंचकर्म का बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और तीसरी व्याधि है क्लैब्य या फिर नपुंसकता या फिर अपत्यहीनता और उससे जुड़े प्रजनन संस्थान के सभी प्रॉब्लम्स। इन सभी में पंचकर्म का बहुत अच्छा लाभ दिखाई देता है। पंचकर्म किसे नहीं करना चाहिए? अब हम देखते हैं कि कौन से व्यक्तियों में पंचकर्म करना नहीं चाहिए। पहले ही हम बता चुके हैं कि पंचकर्म कोई सर्जरी से कम नहीं है। इसीलिए कौन से व्यक्तियों में पंचकर्म करना नहीं चाहिए, इसका निर्णय केवल एक ही व्यक्ति ले सकता है, वो है आपका चिकित्सक। पंचकर्म कौन से व्यक्तियों में करना नहीं चाहिए, यह देखने के लिए हम इस श्लोक को देखते हैं। इस श्लोक को समझने के हेतु हम इसे 2 विभाग में बांटते हैं। पहले विभाग में शारीरिक दुर्बलता वाले व्यक्ति और दूसरे विभाग में मानसिक दुर्बलता वाले व्यक्ति। शारीरिक दुर्बलता वाले व्यक्तियों में वृद्ध व्यक्ति और बालकों में पंचकर्म नहीं करना चाहिए। वैसे ही स्तनपान करने वाली माता या गर्भधारण करने वाली माता, इनमें भी पंचकर्म नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से काफी दुबले हो, पतले हो, कमजोर हो या फिर उन्हें कैंसर, टीबी या एड्स जैसी भयंकर बीमारी हो, उन्हें भी पंचकर्म करते समय चिकित्सक को बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। इन सभी व्यक्तियों में भी पंचकर्म किया जा सकता है, लेकिन इसका निर्णय केवल और केवल आपका चिकित्सक ले सकता है। मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्तियों के कैटेगरी में सबसे पहला नंबर आता है वह व्यक्ति जो बहुत बिजी है, बहुत व्यस्त है, इतना व्यस्त है कि उसे पंचकर्म संबंधी चिकित्सक ने दिए गए निर्देशों का पालन करने का भी समय नहीं है। ऐसे व्यक्तियों ने पंचकर्म करने के पहले पंचकर्म का पूरा ब्यौरा जानना चाहिए और इसी हिसाब से अपने शेड्यूल के हिसाब से पंचकर्म करने के लिए चिकित्सक से बात करके प्लान करना चाहिए। अगर आप डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसे कौन से भी मानसिक व्याधियों की बीमारी के लिए दवा लेते हो या फिर ऐसे कोई व्याधि से ग्रस्त हो, तो चिकित्सक को बताए बिना पंचकर्म ना करें। वैसे ही अगर आप किसी चीज से डरते हो या फिर किसी चीज का फोबिया और नौशिया है, तो पंचकर्म करने के पहले अपने चिकित्सक को उसकी जानकारी जरूर दें। पंचकर्म करते समय आपको आपके चिकित्सक के ऊपर पूरा भरोसा होना जरूरी है। अगर आपको चिकित्सक से ज्यादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फिर गूगल डॉक्टर के ऊपर भरोसा है, तो कृपया पंचकर्म ना करें, क्योंकि ऐसे पंचकर्म करने से आपको नुकसान ज्यादा होने की संभावना रहती है। क्या पंचकर्म कॉस्टली होता है? बिल्कुल नहीं। पंचकर्म के सभी कर्म आपके चिकित्सक के निर्देशानुसार और आपके चिकित्सक के निगरानी में ही किए जाते हैं। आपका पंचकर्म सफलतापूर्वक और बिना किसी दुष्परिणाम के हो, इसीलिए आपके चिकित्सक को विशेष प्रशिक्षण निरंतर लेना पड़ता है। इसीलिए पंचकर्म का मूल्य सामान्य चिकित्सा से थोड़ा अधिक जरूर होता है। अगर हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी के साथ कंपेयर करें तो पंचकर्म का मूल्य काफी कम होता है। अगर आप हर हफ्ते अपने परिवार के साथ में किसी रेस्टोरेंट में बाहर खाना खाने जाते हो या फिर अगर आप परिवार के साथ में हर हफ्ते कोई मूवी देखने बाहर मूवी थिएटर में जाते हो, तो 1 महीने के लगभग खर्चे में आपका पंचकर्म हो सकता है। वैसे ही अगर आप डोमेस्टिक टूर में आपके दोस्तों के साथ में जाते हो, तो उस खर्चे में आपके साल भर का पंचकर्म अच्छी तरह से किया जा सकता है। अगर हम व्याधि की ओर से अगर देखें तो 1 दिन का आईसीयू का खर्च आपके 1 साल के पंचकर्म के लगभग बराबर होता है। पंचकर्म करने से कौन से फायदे होते हैं? वैसे तो पंचकर्म करने से अनगिनत फायदे होते हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पर हम कुछ प्रमुख फायदे देखते हैं जिसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। सबसे पहले पंचकर्म करने से भूख सुधर जाती है, पचन शक्ति अच्छी हो जाती है और इससे मेटाबॉलिज्म काफी हद तक सुधर जाता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड व्याधि यानी डायबिटीज हो या फिर मोटापा हो या हायर कोलेस्ट्रॉल हो, इन सभी व्याधियों में पंचकर्म करने से बहुत अच्छा लाभ मिल जाता है। पंचकर्म करने से आपके शरीर में जमा हुए जहरीले तत्व शरीर के बाहर फेंक दिए जाते हैं,
जिससे आपके शरीर की पेशी और कोशिकाएं नई ताकत से काम करना चालू कर देती है, जिससे आपका स्टेमिना और उत्साह उमंग काफी हद तक बढ़ जाती है। पंचकर्म करने से केवल आपकी शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक शक्ति में भी बहुत अच्छा सुधार हो जाता है। पंचकर्म करने से आपकी पांचों इंद्रियां नए जोश से और नए ताकत से काम करना चालू कर देती है। पंचकर्म करने से आपके बुद्धि में यानी धारणा शक्ति और स्मरण शक्ति में भी काफी अच्छा सुधार आ जाता है। पंचकर्म करने से आपके शरीर की त्वचा निखर जाती है, इसमें एक अलग सा निखार या फिर जिसे हम ग्लो कहते हैं वह प्राप्त हो जाता है। पांचवी बात, पंचकर्म करने से जैसे पहले कहा गया है वैसे ही शारीरिक और मानसिक शक्ति में भी काफी हद तक सुधार हो जाता है। पंचकर्म करने से शरीर में एक नया जोश, उत्साह और उमंग भर जाता है। पंचकर्म करने से प्रजनन शक्ति के भी कई दोष मिट जाते हैं। इसीलिए नपुंसकता, अपत्यहीनता या फिर पीसीओडी जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस जिन्हें सता रहा है उन्होंने पंचकर्म अवश्य करना चाहिए। छठवीं और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पंचकर्म करने से असमय बुढ़ापे के लक्षण यानी चेहरे पे झुर्रियां आना या फिर असमय बाल सफेद होना, इनमें भी काफी अच्छा लाभ दिखाई देता है। आयुर्वेद, जिसे हम साइंस ऑफ लाइफ कहते हैं, उसका प्रथम उद्देश्य स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य बनाए रखना। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य निरंतर बना रहे तो पंचकर्म का कम से कम साल में एक बार तो अपने चिकित्सक की सलाह से जरूर उपयोग करें। दोस्तों, अब आपको सिर्फ 4 चीजें करनी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें। इस वीडियो के बारे में आपके कुछ कमेंट हो, प्रश्न हो या फिर सुझाव हो तो हमें जरूर लिखें। अगर ये वीडियो और ऐसे कई वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे ऑथेंटिक आयुर्वेद इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यह वीडियो आपके दोस्तों को और आपके रिश्तेदारों को जरूर फॉरवर्ड करें ताकि आयुर्वेद की इस दिव्य चिकित्सा पद्धति का यानी पंचकर्म का लाभ लेके वो भी दीर्घ और स्वास्थ्यपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं।